हेलो ट्वेल्थ क्लास, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 5 भुगतान संतुलन के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस। आपके चाहे ऑप्शंस वाले हों या फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हों या ट्रू या फॉल्स वाले हों, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें कवर करा दिए, जितने भी आपके एक एक नंबर वाले बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पिछले साल भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इसमें रखा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना वीडियो को बिना स्किप किए। ठीक है, इससे पहले भी आपकी जितनी यूनिट है मैंने उनको भी कवर करा दिया और उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन सभी को भी आप जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वस्तुओं निम्नलिखित में से व्यापार शेष की सही परिभाषा की पहचान करिए। यानी कौन सी ऐसी ऑप्शंस में से बता रहा है कि व्यापार शेष की सही परिभाषा जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पहला कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात तथा आयात में अंतर, दूसरा कह रहा है सेवाओं के निर्यात तथा आयात में अंतर, तीसरा है कि पूंजी के निर्यात तथा आयात में अंतर, और चौथा है सभी के निर्यात तथा आयात में अंतर। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात निर्यात तथा आयात में अंतर वो व्यापार शेष की सही परिभाषा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से भुगतान शेष की सही परिभाषा की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर भुगतान शेष की परिभाषा पूछ रहा है, तो आपका भुगतान शेष की जो परिभाषा है वो चौथा वाला ऑप्शन दे रहा है कि सभी विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों तथा भुगतान में अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी मद भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है। ऋण संबंधित है या विदेशी विनिमय या अप्रवासी नागरिकों से प्राप्तियां या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी तीनों के तीनों ऑप्शन जितने दे रखे वो सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भुगतान शेष के आर्थिक सौदे को किन वर्गों में बांटा जाता है। भुगतान शेष के आर्थिक सौदों को किन वर्गों में बांटा जाता है, तो वो दृश्य मदों में बांटा जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है। भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है, ऋण है या फिर विदेशी विनिमय या प्रवासी भारतीयों से प्राप्तियां, तो सभी हैं ये सभी ऑप्शन आपके भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सातवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। यानी व्यापार शेष की यहाँ पे परिभाषा जो मैंने आपसे भी 2 क्वेश्चन पहले करवाया था उसी का एक वर्डिंग में दे रखा हुआ है। व्यापार शेष की यहाँ पे पहचान करनी है, तो सही फॉर्मूला कौन सा बैठता है आपका गा वाला ऑप्शन है। ठीक है, कि व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात का मूल्य माइनस में आयात का मूल्य, तो पता चलता है हमारा शेष व्यापार कितना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उस मद को पहचानिए जिसे भारतवर्ष के भुगतान संतुलन के चालू खातों में शामिल नहीं किया जाता है। उस मद को पहचानिए जिसे भारतवर्ष के भुगतान संतुलन के चालू खातों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वस्तुओं का प्रवाह या बैंकिंग पूंजी में प्रवाह या कर्मचारियों का प्राश्रमिक या हस्तांतरण। तो पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है, नहीं दूसरा वाला बैंकिंग पूंजी में प्रवाह। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान शेष के असंतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक कारण नहीं है। तो आप बताइए 9वें का आंसर क्या है। तो 9वें का आपका खा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला घरेलू कीमतों पर निम्न स्तर। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विदेशी विनिमय की मांग का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि कौन सा कारक विदेशी विनिमय की मांग का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विदेशी विनिमय की पूर्ति का स्रोत नहीं है। इस बार बोल रहा विदेशी विनिमय का पूर्ति का स्रोत नहीं है और मांग का था पिछला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है आपको वो चीज़ बतानी है। 11वें का आंसर ठीक है, तो घा वाला ऑप्शन आपका ठीक है कि भारतीय पर्यटकों की विदेशी यात्रा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्या कह रहा है कि अन्य विदेशी विनिमय लेन देन पर निर्भर
विदेशी विनिमय लेन देन यह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, 12वें का आंसर क्या है आपको बताना है, समायोजन, समायोजन हेतु लेन देन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। मैंने इसमें जितने क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जो पिछली बार भी आए हुए हैं। ठीक है, तो उन सभी को आप बिल्कुल प्रॉपरली देखना बिना वीडियो को स्किप किए। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां कह रहा है कि भुगतान संतुलन रेखा में जो विदेशी विनिमय लेन देन या अन्य लेन देनों से प्रभावित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तो बिल्कुल स्वतंत्र लेन देन कहलाते हैं। ठीक है, जो कोई भी फैक्टर उसमें नहीं आता है। तो ये आपका देखो 2016 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां कह रहा है कि भुगतान संतुलन घाटा यानी क्या है, चालू लेखा भुगतान का चालू लेखा प्राप्तियों पर अधिक्य या पूंजी लेखा भुगतान का पूंजी लेखा प्राप्ति पर अधिक्य। ये दो ऑप्शन आपके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दो ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, तीसरा कह रहा है ऑप्शन कि स्वतंत्र भुगतान का स्वतंत्र प्राप्ति पर अधिक्य या समायोजन हेतु भुगतान का समायोजन हेतु प्राप्ति पर अधिक्य। तो दो ऑप्शन आपके ऊपर थे वो गलत है, लास्ट वाला गलत है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन इसका ठीक है, गा वाला, स्वतंत्र भुगतान का स्वतंत्र प्राप्तियों पर अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य बातें पूर्ववत रहने पर यदि किसी देश में विदेशी मुद्रा की बाजार कीमतें गिरती हैं तो राष्ट्रीय आय क्या होंगी, बढ़ने की संभावना रहती है, कम होने की संभावना रहती है, या कमी में आने की और वृद्धि होने की संभावना होती है, या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या होता है, कमी आने की संभावना रहती है, यानी 15वें का खा वाला ऑप्शन दूसरा आपका ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 16वां आपका कह रहा है कि अदृश्य मदों का शेष होता है, अदृश्य मदों का शेष होता है, उसमें से कौन सा होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, वो आपका ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है तीसरा वाला, आय का शेष प्लस में गैर कारक सेवाओं का शेष प्लस में हस्तांतरण का शेष, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अदृश्य मदों का जो शेष होता है, ये मैंने आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन थे या ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। अब आप कहेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का क्या कह रहा है, देखो, वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यापार शेष या भुगतान शेष कहलाता है, आपको बताना है। तो क्या कहलाता है, व्यापार शेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होगा तो उस देश का व्यापार शेष डैश कहलाएगा, अनुकूल कहलाएगा या प्रतिकूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो प्रतिकूल कहलाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यापार शेष के सौदे को डैश मदे कहा जाता है, यानी दृश्य मदे या अदृश्य मदे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको वो बताना है, क्या कहा जाता है, दृश्य मदे कहा जाता है। देखो मैं हर एक 50 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इससे पहले ना अगर आपको नहीं पता होता तो वीडियो को पॉज करके आंसर आप खुद देने की कोशिश किया करो, उसके बाद आप वीडियो को चालू करो। ठीक है, लास्ट में आप ईमानदारी से ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए हैं, स्कोर अपना ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भुगतान शेष में असंतुलन के कारण का संबंध डैश मदों से, स्वायत्त मदों से या समायोजित मदों से होता है। ठीक है, तो 5वें का आंसर क्या है, स्वायत्त मदों से होता है, ना कि समायोजक मदों से। व्यापार शेष भुगतान शेष के डैश खाते का एक भाग है, चालू खाते या पूंजी खाते का, तो किसका होता है, चालू खाते का होता है, किसका होता है, चालू खाते का। 7वां क्वेश्चन आपका है कि डैश विनिमय दर के निर्धारण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, किसमें, नियत में या नम्य में। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो पहले वीडियो करवाए थे अगर आपने देखा हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो किसमें होता, वो नम्य में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। 8वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखो, स्थिर विनिमय दर डैश द्वारा निर्धारित होती है, स्थिर विनिमय दर डैश द्वारा निर्धारित होती है, किसके द्वारा, घरेलू सरकार के द्वारा या विदेशी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो घरेलू सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, ना कि विदेशी। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कि विदेशी मुद्रा का मांग वक्र डैश हुआ होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है या फिर नीचे से ऊपर की ओर गिरता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो मांग वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। 10वां क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में
वृद्धि होती है या कमी होती है, इनमें से बताना है आपको। कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ने पर वस्तुओं और सेवाओं का आयात सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाता है। ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा की कीमतें बढ़ने पर वस्तुओं और सेवाओं का आयात जो है महंगा हो जाएगा या सस्ता हो जाएगा, आपको वो चीज़ इसमें बतानी है। ठीक है, तो महंगा हो जाता है भाई, जब विदेश की मुद्रा कीमतें बढ़ने लगती हैं या सेवाओं का आयात बढ़ने लग जाता है तो वो चीज़ें महंगी हो जाती है, उनका आयात करना दूसरे देशों से। ठीक है, अगला देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है या ऋणात्मक संबंध होता है। तो क्या होता है, वो धनात्मक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां आपका कह रहा है कि विदेशी मुद्रा की कीमत डैश पर विदेशी निवेश की संभावना अधिक हो जाती है, बढ़ने पर या घटने पर विदेशी निवेश की संभावना अधिक हो जाती है। कब, जब विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है या घटती है, कब होता है ये बताइए। ठीक है, तो क्या होता है 13वें का आंसर आपका, बताइए, बढ़ने पर। ठीक है, 13वें का आंसर है बढ़ने पर, यानी विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ने पर विदेशी निवेश की संभावना अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य ह्रास से डैश को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, आयातों को या निर्यातों को, आपको वो बताना है। तो निर्यातों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय निवेशक विदेशों से उधार लेते हैं, इसे भुगतान संतुलन रेखा के चालू खाते में लिखा जाता है या फिर पूंजीगत खातों में लिखा जाता है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो किस में लिखा जाता है आपको वो बताना है। तो पूंजीगत खातों में लिखा जाता है, किसमें, पूंजीगत खातों में। 16वां आपका कह रहा है कि भारतीय निवेशकों द्वारा विदेशों से उधार लेने से संतुलन विनिमय दर घट जाती है या बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको वो बताना है। तो क्या होगा, घट जाएगी। क्या होगा, घट जाएगी। 17वां आपका कह रहा है कि भारतीय निवेशकों द्वारा विदेशों में उधार देने से विदेशी मुद्रा की मांग में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि। 18वां आपका कह रहा है कि डैश मदों से अभिप्राय भुगतान शेष के उन सौदों से है जो लाभ के विचार से स्वतंत्र होती हैं। वो क्या होती हैं, समायोजक मतें होती हैं। क्या होती हैं वो, समायोजक मतें। क्वेश्चन नंबर 19वां आपका कह रहा है कि स्वायत्त मदों को भुगतान शेष की रेखा के डैश की मदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किया जाता है, आपको वो चीज़ बतानी है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ किया जाता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भुगतान संतुलन लेखा में जो विदेशी विनिमय लेन देन अन्य लेन देनों से प्रभावित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन आया हुआ था, उनको किस प्रकार का लेन देन कहते हैं, स्वतंत्र लेन देन या समायोजन लेन देन। उनको कहा जाता है स्वतंत्र लेन देन जो किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये क्वेश्चन पहले कुछ दिलाया था और आपको बताया था। 21वां क्वेश्चन है कि अन्य बातें पूर्ववत रहने पर यदि किसी देश में विदेशी मुद्रा की बाजार कीमत गिरती है तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी होने की संभावना होती है या कमी होने की संभावना होती है। तो क्या होती है, कमी होने की संभावना होती है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशों को मशीन बेचना भुगतान संतुलन खाते में चालू खातों के अंतर्गत लिखा जाता है या पूंजीगत खातों के अंतर्गत लिखा जाता है। तो वो चालू खातों के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर आपको 23 क्या कह रहा है कि विदेशों से उधार भुगतान संतुलन खाते में डैश खाते के अंतर्गत लिखा जाता है, यानी अगर आप विदेशों से उधार लेते हैं तो किस खाते में लिखा जाता है, वो चालू खातों में या पूंजीगत खातों में। तो किस में लिखा जाता है, वो चालू खातों में। ठीक है, किसमें, सॉरी, पूंजी खातों में लिखा जाए, क्योंकि अगर हम किसी से विदेशों से उधार ले रहे हैं ना तो वो भुगतान संतुलन जो होगा वो पूंजीगत खातों में लिखा जाएगा। अगला देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि पूंजी खाते का आधिक्य देश की ऋणग्रस्तता दर्शाता है या फिर सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो किसको दर्शाता है, वो ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भुगतान शेष घाटे का होने के कारण सरकारी कोषों में कमी होती है या वृद्धि होती है। अगर भुगतान शेष का जो घाटा होने के कारण सरकारी कोषों में कमी होगी या वृद्धि होगी, तो क्या होगी,
कमी होगी। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आपके आएंगे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, तो उनको भी बिल्कुल आप क्लियर देखना, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यापार शेष और भुगतान शेष समानार्थी समानार्थी अवधारणा है, तो गलत बोल रही है, असत्य ये। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि भाई व्यापार शेष और भुगतान शेष दो निम्न अवधारणाएं हैं, ठीक है, और व्यापार शेष भुगतान शेष का एक भाग है, उसका ये एक हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि जब किसी देश का निर्यात आयात से कम हो तो व्यापार शेष अनुकूल कहा जाएगा, असत्य, क्योंकि निर्यात के आयात से कम होने पर व्यापार शेष प्रतिकूल होगा, यानी निर्यात के आयात से कम होने पर, ठीक है, तो आपको जो व्यापार होगा वो प्रतिकूल होगा, शेष व्यापार प्रतिकूल। इस पर मैंने 2-3 फॉर्मूले भी आपको करवाए थे, इसी पे डिपेंड था वो, ठीक है। तो इनका आंसर जो है सत्य और सत्य वाले का आपको आंसर नीचे मिलेगा, ठीक है, रीज़न भी मिलेगा क्यों है। बाकी अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात के दृश्य मदों का व्यापार कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वस्तुओं के आयात और निर्यात को दृश्य मदों का व्यापार कहा जाता है। भाई जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो भी हो रही है, वो आपके सामने हो रही है, आपके निगरानी में हो रही है, तो वो क्या कहा जाएगा, उनको दृश्य मद कहा जाता है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो रीज़न भी लिखा है, क्योंकि वस्तुओं का भौतिक आकार होता है और इन्हें देखा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई छुपे तौर पर हो रहा है, किसी को आपने ऑनलाइन पैसे भेज दिया तो आपने देखा ही नहीं। ये वस्तु जो भौतिक तौर पर हो रही है ना, ये ट्रांसफ़र, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कह रहा है, पर्यटकों द्वारा किए गए व्यय को देश के व्यापार शेष में शामिल नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि इससे कोई देश का व्यापार नहीं था वो, बल्कि वो पर्यटक को बढ़ावा दे रहा था, उन्होंने खर्च किया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या देखो कह रहा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि व्यापार शेष में केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को सम्मिलित किया जाता है, ना कि किसी विदेशी पर्यटक ने कुछ खर्चा किया तो उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। किसको शामिल किया जाता है, जो व्यापार हुआ, चाहे वो आयात हुआ या निर्यात हुआ, बस उसको शामिल किया जाता है। तो ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भुगतान शेष के पूंजी खाते के लेन देन भावी दावों को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो असत्य बोल रहे हैं। पूंजी खाते के लेन देन देश की परिसंपत्ति देयता को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो ये असत्य है। नौवां क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कह रहे हैं कि भुगतान शेष के पूंजी खाते के लेन देन अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सूचक है, तो बिल्कुल सत्य है कि पूंजी खाते के लेन देन शेष विश्व से उधार को प्रकट करते हैं, अर्थात शेष विश्व पर निर्भरता को प्रकट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां देखो क्या कह रहे हैं कि पूंजी खाते के लेन देन अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, तो असत्य बोल रहे हैं, यानी ये गलत है, असत्य है, ठीक है। क्योंकि पूंजी खाते के लेन देन शेष विश्व के संबंध में अर्थव्यवस्था की केवल परिसंपत्ति और देयता की स्थिति को प्रकट करते हैं, उत्पादन तथा रोजगार की स्थिति को नहीं, यानी उत्पादन और रोजगार की स्थिति को नहीं दर्शाते, जो कि उसने बोला था उसको इफेक्ट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो नहीं करते, तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां कह रहा है भुगतान शेष में असंतुलन स्वायत्त मदों से उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल सही है। भुगतान संतुलन में स्वायत्त मदों भुगतान शेष में असंतुलन स्वायत्त मदों से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये लेन देन आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं और देश के भुगतान शेष की स्थिति की परवाह किए बिना होते हैं, ठीक है, तो ये सत्य है। अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कह रहा है कि विदेशों को दिया गया दान भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में दर्ज किया जाएगा, नहीं, वो चालू खाते में दर्ज होता है, तो गलत बोल रहा है, यानी असत्य है। क्योंकि देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि विदेशों को दिया गया दान अदृश्य मद है और चालू हस्तांतरण है, इसलिए इसे चालू खातों में दर्ज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या कह रहा है कि भारत में विदेशी निवेश से घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि होती है, तो होती है। अगर भारत में कोई विदेशी चीज़ें विदेशी लोग खर्चा करते तो भारत की जो घरेलू मुद्रा में बढ़ोतरी तो होगी, ठीक है। तो नीचे लिखा भी हुआ है कि भारत में किए गए निवेश के कारण विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा सस्ता हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है ये।
अगला देखते हैं। ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है। भुगतान से संतुलन की स्थिति में विदेशी विनिमय का आंतरिक प्रवाह विदेशी विनिमय के बाह्य प्रवाह के बिल्कुल बराबर होता है, तो बिल्कुल सही है, यानी सत्य है। तो भुगतान से संतुलन की स्थिति में चालू खाता शेष तथा पूंजी खाता शेष का कुल जोड़ शून्य होता है। तो बिल्कुल इसने सही ये बात बोली है। ठीक है, तो ये आपके टोटल मैंने जो है 50 क्वेश्चन जो भी थे मैंने आपके वो करा के बिल्कुल कंप्लीट करा दिए, चाहे वो ऑप्शंस वाले हो, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हो, या ट्रू या फॉल्स वाले हो। ठीक है, बिल्कुल टॉप के मैंने 50 क्वेश्चन कराए इस चैप्टर के। अगर आप इसको वीडियो प्रॉपर अच्छे तरीके से देखते हो तो इस चैप्टर का अगर कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपका कहीं पर भी नहीं कटने वाला। बाकी चैप्टर का भी मैंने वीडियो बना दिया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन सबको भी आप जरूर देखना। ठीक है, तो जिससे भी आपकी क्या होंगे कि जो 1 नंबर वाले जो आपके 20 क्वेश्चन या जितने भी आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी कटने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड वगैरह को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।